हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लानिंग के क्वेश्चन के बारे में। यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल प्लानिंग का एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन लास्ट के कुछ ईयर्स में ट्रेंड कम देखने को मिला है, क्योंकि जैसे जब से प्लानिंग कमीशन कन्वर्ट हुआ है इनटू नीति आयोग, तो क्वेश्चन की डायरेक्शन चेंज हो गई। इट्स मोर टुवर्ड द स्कीम्स एंड द डेटा रिलीज बाय द नीति आयोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लानिंग के क्वेश्चन के बारे में जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। एडुकेमी के इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 45 ईयर्स के क्वेश्चन जो 1979 से 2024 के हैं। इन क्वेश्चंस के बारे में खास बात यह है कि ये थीम वाइज अरेंज है। जब आप कोई भी टॉपिक करते हैं तो उसके पीवाई को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप किसी टॉपिक में वीक है, आपको जानना है कि एग्जैक्टली उस टॉपिक से यूपीएससी ने क्या पूछा है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन को आप एडुकेमी के पोर्टल पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जीएस के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। टुडेज टॉपिक इज इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग. Okay, so the first question for today is with reference to the Indian economy. After the 1991 economic liberalization, consider the following statements. Worker productivity per worker at 2004 increase in the urban area while decrease in the rural area. It's a wrong statement. It's a opposite given. This is a wrong statement. Next statement. The percentage share of the rural area in the workforce steadily increase. No, it is not steadily increase. Steadily increase means it's continuously increasing. ऐसा नहीं हुआ कि continuously increase हो. It's always up and downs. So this statement is also incorrect. Second statement is incorrect. So we are left with the option number 3 and 4. If I am eliminating the option number 1 and option number 2, I am left with the 3 and 4. मीन्स द स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन। तो आप ऑप्शन का भी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। इन रूरल एरिया द ग्रोथ इन द नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज. यस, this is the correct statement. The growth rate in the rural employment decreased. Yes, growth rate was very low in the rural employment. So the answer of this question will be 3 and 4 and the answer will be B here. So you can see किस तरीके का क्वेश्चन पूछा है प्लानिंग से रिलेटेड भी। द ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन कि किस तरीके का ट्रेंड रहा है इन द केस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट. दैट्स काइंड ऑफ द क्वेश्चन दे आस्क इन द यूपीएससी 2020 पेपर. Okay, now let's move to the option number question number B. Question number 2 with reference to the India 5-year plan. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. जब भी आप 5 ईयर प्लान के लिए प्रिपेयर करते हैं तो यू कैन सी कि किस प्लान को 5 साल 10 साल 15 साल या 20 साल हो गए हैं, उस प्लान के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर फॉर दोज प्लान्स कि इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या क्या स्कीम्स लेके आई, कौन उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर था, किसने इम्प्लीमेंट किया. दैट काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन यू कैन प्रिपेयर. लेट्स सी द statements here. From the second 5-year plan, there was a determined thrust toward the substitution of basics and the capital good industry. Yes, this is a correct statement. Second year plan पे ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस की गई थी. Thrust toward the substitution of basics and the capital industry. Second statement, the fourth 5-year plan adopted the objective of correcting the earlier trends of increased concentration of wealth and economic power. Yes, this is the mainly objective of the fourth 5-year plan. थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं. इन द फिफ्थ 5-ईयर प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम द फाइनेंशियल सेक्टर वाज इंक्लूडेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान. नो, ये पहले भी इंक्लूड किया जा चुका था. तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए 1 एंड 2 ओनली. तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए इन विच 5-ईयर प्लान क्या क्या चीज़ें किया गया, क्या उसका एम्स था, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, किस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया ड्यूरिंग द प्लानिंग. सो आप इस क्वेश्चन को करें. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 एंड 2. सो सिमिलरली आप दूसरे क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते रिलेटिंग टू द प्लानिंग part of the your preparation. Okay, now we are launching our prelim support program batch 3 जो start होने वाला 3rd of Feb से. बैच 1 एंड बैच 2 का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. प्रिलिम सपोर्ट प्रोग्राम के मल्टीपल कंपोनेंट्स जो यहाँ पे गिवन है, इसके बारे में यूट्यूब पे वीडियोज आप देख सकते हैं क्या क्या हम लोग कराते हैं, किस तरीके से हमारा अप्रोच डिफरेंट है. पीएचपी प्रोग्राम 2024 के बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था. 45% ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था. मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्टली अपीयर हुए थे. आप इसके लिए यूट्यूब पे सीरीज अवेलेबल है, डायरेक्ट हिट इन द प्रीलिम्स, आप वो देख सकते हैं. स्टूडेंट फीडबैक के अकॉर्डिंग कि जो भी स्टूडेंट एनरोल करता है इन द पीएचपी प्रोग्राम, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होने शुरू हो जाती है. तो ये प्रोग्राम आपके प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा. एंड आई कैन अश्योर अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो आपके चांसेस टू क्वालिफाई प्रीलिम्स इंक्रीज हो जाते हैं. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाके एनरोल कर सकते हैं. आपको कोई डाउट है तो आप मेंटर से बात कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विद रेफरेंस टू द लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो लैंड रिफॉर्म्स में यहाँ पे बात हुई है, तो लेट्स सी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इट, कि क्या क्या स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन द सीलिंग लॉ वर aimed at family holding and not individual holding. No, it's a wrong statement. The major aim of the land reform was providing agriculture land to all landless. The agriculture land to the all landless. Yes, this was a major objective of the
लैंड रिफॉर्म्स। आप इसको एक्सट्रीम स्टेटमेंट करके गलत ना करें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लैंड टू ऑल द लैंडलेस। दिस इज द सम ऑफ द सिचुएशन जहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती है। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हर टाइम पे गलत नहीं होती हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी हियर। Now let's move to the question number 4. The question number 4 is about in the given year in India, ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट्स देन इन अदर स्टेट्स। ऐसा क्यों है? कुछ स्टेट्स में पॉवर्टी लाइन ज्यादा होती है, कुछ में कम होती है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? पॉवर्टी रेट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये तो क्वेश्चन ही बता रहा है, तो इट्स कैन नॉट बी द आंसर, वी कैन एलिमिनेट। प्राइस लेवल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, यस। सेकंड एक रीजन, सबसे बड़ा मेजर रीजन है कि हर स्टेट में प्राइस लेवल वेरी करता है, जिसका एक रीजन हो सकता है कि पॉवर्टी लाइन वेरी करती है। लाइक इफ यू सी इन द सम ऑफ द स्टेट्स जहाँ पे पेट्रोल प्राइसेस 100 है, कहीं पे 110 है, कहीं पे 115 है, कहीं पे 89 है, तो दिस इज द प्राइस वेराइटी। सिमिलरली टैक्सेशन आल्सो वेरी इन द सम स्टेट्स, कि जो जो स्टेट्स के पास पावर है टैक्स लगाने का, वो भी अलग अलग वेरी करता है, जिसका रीजन होता है कि यू कैन फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट costly in Delhi, but you will find some of the product like cheap in the any part of the Bihar. So that's kind of the reason कि क्यों poverty line differ करती है. So the answer of this question will be B. Now let's move to the question number 5. Question number 5 considers the following statements. The coal sector was nationalized by the governments of India under Indira Gandhi. Yes, this was the right statement. Under the Indira Gandhi, it was nationalized in the Act of 1973. Second, now coal blocks are allocated on the lottery basis. No, this is a wrong statement. Till recently, India imported coal to meet shortage of domestic supply, but now India is a self-sufficient. No, India is not self-sufficient, so 2 and 3 are incorrect. Answer is only 1. So the answer of this question is A. जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि when you are learning the reading the 5-year plan, तो आपको पता होना चाहिए उस टाइम पे लीडर कौन था, who is implementing the scheme, so किस तरीके की स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया, what was the major part of inclusion, किस क्या मेजर पार्ट इंक्लूजन था, और किस किस स्पेसिफिकली एरिया को फोकस किया गया था उस 5-year प्लान पे, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5 एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए। वी आर स्टार्टिंग अ सी सेट बैच, जहाँ पे हम स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं ऑल द PYQs। वी आर फोकसिंग ऑन द अप्रोच रिलेटेड टू कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, यूपीएससी किस तरीके से सी सेट के क्वेश्चन रिपीट करता है, बिकॉज द सी सेट इज द गेम ऑफ द क्वेश्चन सिलेक्शन। आप किस तरीके से क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको इन क्लासेस में स्पेसिफिकली सारे के सारे PYQ की कराए जाएंगे, किस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे विदाउट द फॉर्मूला, वो सिखाया जाएगा आपको स्पेसिफिकली हाउ टू सोल्व द क्वेश्चंस। एंड दिस इज अ वीकेंड बैच, लाइक फ्राइडे सैटरडे आपकी क्लासेस होंगे। ऑन द अदर 5 डेज आप अपना फोकस कर सकते हैं स्पेसिफिकली जीएस पे, तो इट विल सेव योर टाइम। एंड आई कैन एश्योर यू, अगर आप ये बैच को ज्वाइन करते हैं तो देयर इज नो नीड टू प्रैक्टिस एट होम, आप क्लास में ही करके जाइए, क्लास में ही पढ़िए एंड फोकस ऑन योर जीएस। तो प्रीलिम्स का फियर आपका हट जाएगा रिलेटेड टू द सी सेट, एंड यू कैन do better in the GS as well. Okay, now let's move to the question number 6. Yes, the course link is given in the description, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। Question number 6. Which of the following has the have occurred in India after the liberalization of economic policy in 1991? Liberalization, privatization and globalization, there were the LPG reforms जो 1991 में हुए थे। तो उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि which of the following have occurred in the after in the liberalization, के बाद क्या क्या हुआ है। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी इंक्रीज एनॉर्मली, नो, ऐसा नहीं हुआ कि आफ्टर द लिबरलाइजेशन अगर देखते हैं तो एग्रीकल्चर का ग्रोथ 4 से 5% ही रहा है, उससे ज़्यादा नहीं रहा है। शेयर ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स इन द वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज जस्ट बिकॉज इकोनॉमी ओपन हुआ है, तो एक्सपोर्ट्स ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाना है, तो सेकंड इज करेक्ट स्टेटमेंट। एफडीआई इनफ्लो इंक्रीज जस्ट इफ द इकोनॉमी इज ओपनिंग अप, सो एफडीआई का भी इंक्रीज होगा, तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। India foreign exchange reserve increase enormously. Yes, all are the condition. That's if you are opening an economy. ये तीन तो must increase हो जाते हैं if you are operating economy accordingly. So the answer of this question will be B. So this is a logical question कि अगर आपको पता है कि एक economy open करने के लिए क्या क्या requirement होता है, किस तरीके से economy perform करता है, then you can mark the answer is number 6. Answer is B here. Now let's move to the question number 7. With reference to the National Investment and Infrastructure Fund NIIF, which of the following statement is correct? It is an organ of the Niti Aayog. It has a corpus of 4 lakh crore at present. So which of the statement is correct? This is not an organ of Niti Aayog. It's a alternative investment fund under the RBI. So first statement is incorrect, and it's not under the 4 lakh crore. It is a 40,000 crores. 40,000 crores. तो आप देख सकते हैं कि यूपीएससी किस तरीके से नंबर के साथ गेम करता है, वो एकदम से एब्रप्ट चेंज नहीं करता, कितना अनरियलिस्टिक नंबर्स वो देते हैं, तो आप उसको अच्छे तरीके से देखोगे तो यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी, तो डी आंसर होगा। स्टेटमेंट नंबर 1 इज नॉट करेक्ट, 2 इज नॉट करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस मे कैपिटल गेन अराइज?
कैपिटल गेन किस किस इंस्टेंस में हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन टैक्स लगाया था तो उसके बाद कैपिटल गेन का क्वेश्चन पूछा गया। सो लेट्स सी, व्हेन there is a natural increase in the value of the property owned, yes, when you purchase a painting and there is a growth in the value due to increase in its popularity, both are the condition of the capital gain tax, so we can say answer is C here। तो आप इसके लिए आपको करंट अफेयर के साथ अपडेट रहना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने किस किस एरिया में टैक्स लगाए हैं, कैपिटल गेन टैक्स है क्या, किस कंडीशन में कैपिटल गेन टैक्स इंक्रीज हो सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज रिलेटेड टू द व्हाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टिंग इट्स इक्विटी इन द सीपीएससी। आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट अपने सारे के सारे सरकारी कंपनियों को बेच रही है। कांग्रेस हमेशा एलिगेशन करता है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू कि बीजेपी गवर्नमेंट ने सारी की सारी कंपनियों को बेच दिया, एलआईसी को प्राइवेटाइज कर दिया, रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया, लेकिन व्हाई द गवर्नमेंट इज नॉट फोकसिंग ऑन द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, और क्यों उसमें डिसइन्वेस्ट कर रहा है, उसका रीजन पूछा गया है। The first statement is the government intend to use the revenue earned from the disinvestment money to pay back at the external debt. No, अगर ऐसा कंडीशन होता है तो कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकता। द गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंड टू रिटेन द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ सीपीएससी, ऐसा भी नहीं है। जिस जिस कंपनी में जो भी सीपीएससी ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जिनको प्राइवेटाइज होने के बाद एफिशिएंटली वो वर्क करने लगेंगे, गवर्नमेंट उन्हीं सीपीएससी से डिसइन्वेस्ट कर रहा है, ना कि और सभी सीपीएससी से। तो एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट ने बजट में दिया था, इकोनॉमिक सर्वे में दिया था, तो आपको पता होना चाहिए व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी, नीदर वन नो टू स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। Now let's move to the question number 10. Question number 10, with reference to the National Investment Fund, to which of the disinvestment proceeds are routed, consider the following statements. The assets in the National Investment Funds are managed by Union Ministry of Finance. No, this is a incorrect statement. The National Investment Fund is to be maintained within the Consolidated Fund of India. No. Certain assets management company are appointed as the fund manager. Yes, this is the fund manager. अगर आप देखोगे स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ एनुअल इनकम इज यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग सिलेक्ट सोशल सेक्टर्स। यस, 3 and 4 are correct because this is an factual information. So the answer of this question will be C. 3 and 4 is a factual information. This is a part of the budget. क्योंकि जब भी गवर्नमेंट बजट में कुछ चीजें अनाउंस करती है ना, वो डायरेक्टली पूछ ली जाती है आपके पेपर में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन दिस पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग यू शुड फोकस ऑन द 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स में वहाँ पे फोकस करेंगे जिन 5 ईयर प्लान को 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर या 50 ईयर्स हो गए हैं, उन 5 ईयर प्लान पे फोकस करें। स्पेसिफिकली यू शुड फोकस ऑन द एम, व्हाट वाज द एम, हु वाज द लीडर एट दैट टाइम, व्हाट वाज द मेजर पार्ट ऑफ इंक्लूजन इन दैट प्लानिंग, क्या क्या उस प्लानिंग में क्या क्या मेजर इंक्लूड किया गया, क्या क्या स्कीम्स लॉन्च की गई उस प्लान में, और किस सेक्टर पे मेजरली फोकस था। तो इन सभी चीज़ों पे आप फोकस करेंगे रिलेटेड टू द प्लानिंग, एंड दिस इज enough for your UPSC prelims preparation specific related to the economy. So in the next video we are going to discuss the scheme, तो आप उसके साथ देखते रहिए, कंटिन्यू रहिए। आप PhD को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप CSET को ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो इट्स अ गारंटी अगर आप दोनों प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। So we will meet in the next video. Till then you can watch the other video as well. Thank you.